Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma. Once again, please like, share and subscribe. Don't forget this. So, क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड हमारा चल रहा था. अभी तक हमने देखा इंडिया में कितने कितने सारे पेस्टोरलिस्ट रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं और क्या उनका जो रहने का तरीका है और उनका रीजन मूवमेंट का, उनका जो मार्च है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, उसका रीजन क्या है सर्वाइवल के लिए हमने देख लिया. और क्यों मॉनसून के अकॉर्डिंग या फिर वेदर के अकॉर्डिंग ही वो मूव करते हैं. मॉनसून के अकॉर्डिंग मतलब अगर मॉनसून अच्छा हो रहा है और उस जगह वो रह सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, वहीं रहते हैं. अदरवाइज वो दूसरी जगह पे आ जाते हैं. इन मीनवाइल क्या होता है, वहां पे कल्टीवेशन जो उन्होंने ग्रो किया है वो ग्रो हो जाती है. तब तक उनको टाइम भी मिल जाता है और दूसरी जगह कैटल ग्रेस करती है. वो वाला हिस्सा थोड़े दिनों तक 6 महीने अगर वो वहीं रहते हैं तो उसका फिर दूसरा जो हिस्सा बचा हुआ है जहां पे वो अब जाएंगे उस जगह पे अच्छे शर्ब्स आ जाते हैं, अच्छी ग्रास आ जाती है. और यहाँ पे जब वो ग्रास वाला एरिया और वो फील्ड की घास खत्म हो जाती है तो वो वापस अपने घर की तरफ मूव कर जाते हैं. बेसिकली ये हमारा रीजन था उनका, मतलब हम समझ गए थे उनका क्या रीजन है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं. तो देखो, एक्चुअली द लाइफ ऑफ दीज पेस्टोरल ग्रुप्स कंसिडरेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स. वो ऐसा नहीं है कि हमारी तरह एक जो रूटीन लाइफ चल रही है कि आज ऑफिस जाना है, शाम को वापस आना है, सुबह जाना है, शाम को वापस आ जाना है, उसी घर में रहना है, वही खाना खाना है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उनका जो लाइफ है, उनका जो जीने का तरीका, वो कंसिडर करता है बहुत सारे फैक्टर्स को. वो सिर्फ खुद के लिए, कैटल के लिए, या फिर बेसिकली जो उनकी फैमिली है वो कैटल्स हैं, वो खुद उनकी फैमिली भी है, बट वो कैटल्स, उनके जो एनिमल है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करते हैं ना उनकी लाइफ में. तो उनका भी पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ता है. देखिए, एक बच्चा तो फिर भी बोल के बोल देता है मुझे भूख लगी है, या मैं बीमार हूं, या मुझे ऐसा वेदर चाहिए, या मुझे ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है. जो नहीं बोल पाते वो एनिमल, उनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा, मतलब आप ये देख लो कि एक पेट को रखना उतना मुश्किल नहीं, वो बच्चे को रखना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि वो उस पेट को संभालना होता है. क्योंकि वो बोल नहीं पाता तो हमें बार बार ऐसा लगता है इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो ये सोचिए, ये एक दो नहीं कितने कैटल रखते होंगे, कितने सारे शीप, कितने सारे गोट का झुंड रहता है इनके पास. तो क्या है, क्या क्या चीजें इन्हें ध्यान रखनी पड़ती है अपनी लाइफ के लिए. जज, हर्ड्स, सर्वाइवल, फूड, वाटर. भाई वो जहां मूव कर रहे हैं, वो जहां जा रहे हैं, वहां पे उनके लिए तो खाने पीने के बंदोबस्त है, चलो ठीक है, मगर क्या उनके जो जानवर है उनके लिए भी उतना ही है, उनके जो कैटल है उनके लिए भी फूड अवेलेबल होगा, पानी अवेलेबल होगा, मौसम जो उनके अकॉर्डिंग है, बहुत एक्सट्रीम गर्मी तो नहीं है, एक्सट्रीम ठंड तो नहीं है. बहुत सारी चीजें हैं जो एक बच्चे को, एक माँ अपने बच्चे के लिए सोचती है, वैसे ही वो उनके कैटल के लिए भी उनको सोचना पड़ता है. क्योंकि उनका एकमात्र जरिया है जिससे वो अर्न कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं. टाइमिंग कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट. टाइमिंग कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट का मतलब है कि इस महीने हमें कौन सी जगह जाना चाहिए. भाई ये जो महीना है वहां बहुत ज्यादा स्नो पड़ेगी तो नहीं, हम वहां नहीं जा सकते, हमें दूसरा जो लोअर हिल्स है वहां जाना बेटर रहता है. या डेजर्ट वाले हो गए जैसे रायका वगैरह हो गए, तो रायका क्या सोचेंगे, एक्सट्रीम गर्मी, मई जून जुलाई वाली जो गर्मी है वहां हम नहीं रहे, डेजर्ट एरिया में हम थोड़ा अलग आ जाए, यूपी की तरफ मूव कर ले. तो बहुत इनको इन टाइमिंग का, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा. और ये ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने अभी सोचा और अभी वो मूव कर गए. इनको इन टाइमिंग का पूरे एक साल, पूरा इनका जो टाइमिंग है वो उनको कैलकुलेट करना पड़ता है कि एक साल रुकना पड़ता है उन चीजों के लिए कि कैसे हमें कौन से टाइम जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए. इस बार मौसम अच्छा है तो हम इस तरह मूव कर सकते हैं, मौसम अच्छा नहीं है तो हमें यहीं रुकना पड़ेगा. सेटअप रिलेशनशिप विद फार्मर्स. डेफिनेटली फार्मर्स के साथ रिलेशनशिप क्यों बनेगा. भाई आपके उसके खेत में अगर आप कल्टीवेशन नहीं हो रहा, कोई क्रॉप ग्रो नहीं हो रहा और आपके जो जानवर है वहां ग्रेस कर रहे हैं, वहां पे चारा चर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो अपनी मर्जी से गया, चारा चराया, वापस आ गया. भाई उसको रिलेशनशिप तो मेंटेन करना पड़ेगा, भाईचारा तो रखना पड़ेगा, तभी तो वो हाँ भरेगा कि हाँ आप अगली बार भी आ जाइए. वरना वो तो एक बार के बाद मना कर देगा कि आप तो वापस चले जाओ, कभी वापस लौट के मत आना. उसे ध्यान रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा कि चलो हम इतने दिन यहाँ हैं, हम उतने दिन आपको, चाहे वो मिल्क देता है या वो घी देता है, जो भी वो चीजें प्रोवाइड करता है. सेटअप रिलेशनशिप विद फार्मर्स. देन कल्टीवेशन, ट्रेड, हर्डिंग, कंबाइन डिफरेंट एक्टिविटीज. एक ही बार में उसको कितने काम करने पड़ रहे हैं. कल्टीवेशन उसको करना ही पड़ रहा है, क्यों,
भाई कल्टीवेशन तो वो करेगा ही ना, जहाँ पे वो छोटे छोटे जो करके अपने घर की तरफ वो क्रॉप बो के आया है, तभी तो दूसरी जगह आ रहा है, तभी तो वो अगली बार वहां जाएगा तो उसको कुछ उगा हुआ मिलेगा, तब वो उसको बेच पाएगा। और उसकी जो वुमेन है, हमने देखा ना मार्केट कौन जाते हैं, वुमेन जाती है, वो कुछ बेच पाएंगे तो वो कुछ अर्न करेगा। देखो ट्रेडिंग का काम, बेचना लाने का काम, देखो कैसा मार्केट है वहां पर। मार्केट है ऐसा कि वो दूध घी ये सब ले लेंगे, मार्केट है ऐसा कि वो शीप के ऊन ले लेंगे। आप डेजर्ट एरिया में सोचोगे कि शीप के मैं ऊन बेचूं, तो वो तो नहीं हो सकता ना, वहां पे कौन खरीदेगा भाई ऐसी गर्मी में, कैसी जगह पे खरीदेगा ना, स्नो है। तो भाई भेड़ तो आपने ले ली, मगर आप भेड़ के शीप कब आप सोच रहे हो वूल भी उतने ही कीमत में बिके जो नॉर्थ में बिकता है, तो ऐसा नहीं होगा। राजस्थान में वो आपको नहीं मिलेगा उतनी क्वालिटी में, और इतना अच्छा ऊन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का वेदर चेंज। तो आप ये सोचो, ये हर्डिंग, उनका जो कैटल है, उनका खाना पीना रहना, तो ये कंबाइंड डिफरेंट एक्टिविटीज है, सबको उनको करना पड़ता है, इन सबके बारे में सोचना पड़ता है। एक लौती बात नहीं सोचनी पड़ती कि सुबह मुझे जाना है, लंच लेके जाना है, और जॉब जाना है, जॉब से शाम को वापस आना है, सोना है, दूसरे दिन दूसरे कपड़े पहनने, लंच ले जाना है, कितना कुछ सोच रहा है वो। तो कभी इन चीजों के बारे में आपने इस लेसन के पहले नहीं सोचा ना, जैसे हम नहीं सोचते वैसे ही क्या ब्रिटिशर्स आए, कोई भी रूल करता है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करती हूँ मैं, अफ्रीका के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, और भी दूसरी जगह के बारे में पढ़ेंगे। तो हर कोई नहीं सोचता कि भाई उनका सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है, उनको वैसे ही बहुत मुश्किलें हैं, तो हम थोड़ी और हेल्प कर दें। हेल्प करने की बजाय क्या हो रहा है, ये कॉलोनियल रूलिंग जब स्टार्ट हुई तो इनकी लाइफ और ज्यादा बेकार हो गई। अब बेकार कैसे कैसे हुई देखो मैं बताती हूँ। कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, अब इनकी लाइफ कैसे हो रही है, जब कोई रूलिंग पावर दूसरी कंट्री रूल कर रही है उस कंट्री में और उस कंट्री के लोगों पर, तो क्या हो रहा है, ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक। भाई ग्रेजिंग ग्राउंड श्रैंक कैसे हो गए, वो तो रूल कर रही थी ना, उनका क्या इससे वो है, इनका कनेक्शन ये है कि वो एरिया कम कर रहे थे। एरिया कम क्यों करेंगे भाई, इंडस्ट्रीज बढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, ट्रेड बढ़ाएंगे, तो वो जो खाली मैदान है वो तो कम होता चला जाएगा ना, वहां कुछ ना कुछ वो सोचेंगे हम कुछ नया काम करें, एक फैक्ट्री डाल रहे हैं, एक शॉप ही डाल रहे हैं, खाली मैदान है, इससे हमें ही फायदा बनेगा, हमें ही रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स आएगा, तो हम ही अर्न करेंगे, हम यहां से सामान कहीं और बेच सकते हैं, जो भी वहां पे उस लैंड में हम ग्रो कर रहे हैं। तो ये चीजें इनको ध्यान में रखते हुए, ये अपना तो ध्यान रख रहे हैं मगर उनका ध्यान नहीं रख रहे, जो बेचारे वहां आके फील्ड में अपने कैटल को ग्रेस कराते हैं। भाई उनके लिए तो खाली मैदान बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ना, मगर उन लोगों के लिए तो नहीं रखती, वो तो सोच रहे हैं वाह खाली जगह मिल गई, इससे अच्छा मौका नहीं है, यहाँ तो कुछ कारोबार कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। मूवमेंट वर रेगुलेटेड, जो उनके मूवमेंट है वो उनके अकॉर्डिंग रेगुलेट होते हैं। भाई आप अभी नहीं आ सकते, अभी हमारा ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमारा ये काम चल रहा है, तो जो रूल कर रहा है वो तो ये सोचेगा ना मेरा अकॉर्डिंग हो, तुम कैसे घुसते चले आ रहे हो, अब जो होगा वो मेरे अकॉर्डिंग होगा। कि राजा यही सोचेगा हमारे पैलेस में कोई नहीं घुस सकता। अभी पैलेस पहले किसी का नहीं था, एक घर हुआ करता था या एक टेम्पल हुआ करता था, तो कोई भी आता जाता था। रेवेन्यू इंक्रीज, वो कुछ भी चीज बेच रहे हैं तो उसमें इंक्रीज कर दिया रेवेन्यू, पैसे जो है उन्हें टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, चाहे वो एक दूध ही क्यों नहीं, एक दही ही क्यों नहीं हो, कोई एक छाछ का पैकेट ही क्यों नहीं हो, मगर उनको तो रेवेन्यू ज्यादा देना पड़ रहा है। तो एक तो वो कमाते इतना कम, उनका जो कमाने का जरिया है वो ही, उसमें इतनी कम कमाई हो रही है, उसमें भी वो रेवेन्यू दे रहे हो तो वो और कम। तो भाई उनका तो लेवल है जो लाइफ जो है उनकी, वो तो नीचे गिरता जा रहा है ना, वो ग्रो तो कर ही नहीं रहा। एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो जाएगा ना, एग्रीकल्चर तो डिक्लाइन हो गया। ट्रेड क्राफ्ट अफेक्टेड एडवर्सली, ट्रेडिंग और क्राफ्टिंग जो उनका काम है वो सब अफेक्ट हो रहा है। बुनाई सिलाई कमाई ये सब उनका अफेक्ट हो रहा है, किस कारण, क्योंकि ये अपने रूल्स चालू कर रहे हैं। चेंजेस बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, अब इन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस वो अपने अकॉर्डिंग चाहेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो वो चेंजेस क्या क्या चेंजेस हैं, देखो ग्रेजिंग लैंड कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर फार्म। एक ग्रेजिंग लैंड है, खाली जमीन है, उससे उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा, वो तो खाली जमीन है, आया तुम्हारी भेड़ बकरी चरी और चली गई, वो तो देखते रह गए, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से तो मेरी कमाई नहीं हो रही, फायदा तो इन्हीं का हो रहा है, उस लैंड वाले का हो रहा है। भाई क्या होता है कि जब ये भेड़ बकरी किसी लैंड में चरने के लिए जाती है तो जो उनके स्टूल पास होता है, उनकी जो गंदगी निकलती है बाद में, वो भी एक बहुत अच्छे खाद का काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि उसने वो ग्रेस किया और वो बेकार हो गई जमीन, वो जमीन और अच्छी उपजाऊ ही होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कल्टीवेशन वाला जो एरिया वहां अगर वो किसी को लगातार चराएगा तो वो खराब हो रही, जमीन कभी खराब नहीं होती ऐसे, बल्कि वो अच्छी उपजाऊ बनती है।
और वो क्या सोच रहा है कि चलो मैं यहाँ पे तो किसी को लगा दूं, ये खेती बाड़ी का एक आदमी को काम दे दूं या 10 आदमी को काम दे दूं या वहां इंडस्ट्री सेटअप कर लूं, कोई शॉप ओपन कर लूं। ये खाली जाना और इनका ग्रेस करना, ये उनको बातें समझ में नहीं आती थी। उन्हें तो कैसे भी बिजनेस कमाना है। तो बिजनेस कैसे हो गया? बिजनेस ये हो गया कि वो लैंड भी किसी को दे देगा, एक आदमी को, बोलेगा यहाँ पे तुम अपना एग्रीकल्चर का काम शुरू करो। एग्रीकल्चर का काम शुरू होगा तो टैक्स आएगा, टैक्स आएगा तो एग्रीकल्चर से जो अनाज आएगा वो भी इंग्लैंड भेज सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और टैक्स आ ही रहा है। तो एक चीज से उनको कितना फायदा हो रहा है, तो वो कैसे भी, वो क्यों छोड़ेगा उस जमीन को खाली। लैंड रेवेन्यू है ना, सोर्स ऑफ इनकम हो गया उनका। जो लैंड का जो रेवेन्यू है, जो दे रहा है, जिसको वो देगा वो लैंड, वो भी उनका सोर्स ऑफ इनकम ही माना जाएगा ना। फुलफिल इंग्लैंड रिक्वायरमेंट, देखो फुलफिल कर रहा है इंग्लैंड का रिक्वायरमेंट। जूट हो गया, कॉटन हो गया, वीट हो गया, जो भी यहाँ से उग रहा है वो कुछ पार्ट उसका बाहर भी जा रहा है। या आप देख लो 70% 60% पार्ट ही बाहर जाता था खाने को। तो यहाँ पे तो बहुत शॉर्टेज हो गई थी फूड की, मगर ये सारी चीजें जो कहाँ जा रही थी, शॉर्टेज क्यों थी भाई? इंडिया तो आप बोल सकते हो कि एक बॉल है उसका फूड का था, हुआ करता था, फूड का, गोल्ड का, है ना, पैसों का, बोलते ना सोने की चिड़िया थी। वो सब खत्म कैसे हुआ? खत्म तो इन्होंने किया। कैसे किया? बाहर बेच के किया। अब खुद की तो कंट्री डेवलप हो गई, हम अभी तक अंडर डेवलपमेंट में ही चल रहे हैं। फुलफिल इंग्लैंड रिक्वायरमेंट, जूट, कॉटन, वीट। अनकल्टिवेटेड लैंड गिवन टू इंडिविजुअल को, एक किसी भी इंडिविजुअल को जो अनकल्टिवेटेड लैंड है भाई, इनके लिए तो यूजलेस था, कल्टीवेशन नहीं हो रहा था, हमारे लिए तो बहुत काम आ रहा था ना। कैटल वहां चल रही थी, खा रही थी, ये लोग रह रहे थे, इनके वो बने हुए थे, टेंट बने हुए थे, तो काम आ रहा था। अब उनके क्या काम आ रहा है? उनको तो वहां से हटा दिया गया और कल्टीवेशन चालू कर दी गई। तो ये जो चीजें हैं क्या कर रही थी? क्रिएट कर रही थी प्रॉब्लम पेस्टोरल्स को। कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी सोचो। जानवरों से लेके, खेती क्या छोड़ो, क्राफ्ट भी हटा दिया, ट्रेडिंग का काम अपने हाथ में ले लिया, उनका मूवमेंट यहाँ से वहां जाना भी उनका अपने हाथ में ले लिया। तो कितनी चीजें इनको बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। इनमें से एक भी चीज है जो उनके लिए बनी है, कुछ भी नहीं हुआ। या कोई उनके लिए कोई नया कि वो कैसे ग्रो करेंगे, इसलिए कोई रूल बना, कुछ भी नहीं बना। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स है ये आ रही थी। देखो अब आगे देखते हैं। अब देखिए मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ? फॉरेस्ट एक्ट इनेक्टेड कर दिया उन्होंने, फॉरेस्ट एक्ट। अब कैसे भी उन्हें तो क्या चाहिए था? रेवेन्यू चाहिए था। अब हम कौन से रूल अप्लाई करें भाई? उनके अच्छे के लिए तो कर नहीं सकते, तो उनके बुरे के लिए ही कर देते। उन्होंने सोचा क्या किया? टिम्बर लाइक, जैसे जहां पे जो फॉरेस्ट है ना, जहाँ देवदार और साल जैसे पेड़ उगते हैं, ऑब्वियसली वो वहीं उगते हैं जहाँ पे सबसे अच्छी जमीन होती है। अच्छी जमीन मतलब अच्छी कल्टीवेशन जहाँ हो सकती है, और वो लोग वहीं जाएंगे ना, वहीं जाएंगे अपने ग्रेज करवाने कैटल्स को। तो वहां पे क्या कर दिया उन्होंने? डिक्लेयर कर दिया रिजर्व फॉरेस्ट। उन फॉरेस्ट को बोल दिया ये पूरी तरह से रिजर्व है। देखो उनका रीजन क्या था उनके पीछे पड़ने का, वो भी देखो अभी बताती हूँ मैं। प्रोटेक्टेड मैनी फॉरेस्ट, और जो बाकी फॉरेस्ट थे किसी ना किसी कारण से उसको भी प्रोटेक्ट कर दिया गया था। एक भले ऐसे बोलते ठीक है आप आ सकते हो, इतने टाइम के लिए आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, मतलब वो कर दिया था, एक तरह से रिस्ट्रिक्शन ही था उनका उस बाकी के फॉरेस्ट में भी जाना। प्रिवेंटिंग पेस्टोरलिस्ट एंट्री टू फॉरेस्ट। ओवरऑल क्या कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि उन लोगों को फॉरेस्ट वाले एरिया में जाने से बचा रहे थे। उसका रीजन देखो क्या है कि एक तो वहां वो छुप सकते थे, भाई किसी को अटैक करना हो, मारना हो, किसको, ब्रिटिशर्स को, गुस्सा तो उनके अंदर था ही ना, तो वो क्या कर सकते थे? वहां छुप सकते थे। छुपने का कारण क्या होगा? उनसे लड़ाई। तो वो क्या किया उन्होंने? वहां अंदर एंट्री करना ही बंद कर दिया। और जो अंदर जाएंगे तो एक आदमी तो समझ सकता है कि मेरे ऊपर ये बाउंडेशन है, मैं इतने ही घंटे के लिए अंदर हूं, मैं एक नेशनल पार्क में जा रहा हूं तो मुझे टिकट लिए मैंने 3 घंटे के लिए। मगर भाई वो जानवर कैसे समझेगा? और जानवर भी एक या दो नहीं, जो उसके हाथ में उसके चेन से बंधे पता नहीं कितने 50-60 वो लोग जानवर लेके, उसको कैसे पता है कि मैं उस एरिया में और अंदर जाऊंगा तो फाइन लग जाएगा मेरे सर का? वो तो नहीं समझ पा रहा है इस चीज को। तो ये क्या है, एक तरह से जो बाउंडेशन हो जाती है, तो जहां जाने में बार बार बाउंडेशन लगती है तो हम उस जगह को छोड़ देते हैं, वहां जाना बंद कर देते हैं। तो वही उनका इनडायरेक्टली वो यही कह रहे थे कि आप उस जगह पे नहीं जा सकते हैं। फिक्स टाइमिंग कर दिया था, इतने घंटे में वापस आना है, फिक्स डे कर दिया था। भाई डे और टाइमिंग आदमी समझ सकता है, जानवर नहीं समझ सकते। इफ दे ओवर स्टे दे वर लायबल टू बी फाइन। उनको फाइन देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, जिसके कारण पैसा, इतना शॉर्टेज है पैसे की और पैसा देना पड़ेगा, टैक्स भी वो भर रहा है, तो वो इग्नोर कर रहा था जाने के लिए। कांट ब्लेम फॉर टैक्स। क्यों भाई? टैक्स देने के लिए उन्हें हम ब्लेम नहीं कर सकते, वो एक जगह तो रहते ही नहीं है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एरिया, भाई उन जो नेटिव्स हैं, वहां के रहने वाले लोग हैं, उनका तो हम टैक्स ले रहे हैं।
अब वो तो 6 महीने वहां है, टैक्स दिया, दूसरे गए दूसरी जगह टैक्स दे रहे हैं, हो सकता है वहां जब टैक्स देने का टाइम हो जब वो अवेलेबल ही नहीं हो, और जब वहां जाने का और वहां से टैक्स लेने का टाइम हो तो वो वहां अवेलेबल नहीं हो। ये तो घूमने वाले लोग हैं ना, तो ऐसी कास्ट है जो घूमती रहती है, तो आप कैसे उसको एक जगह फिक्स करोगे? फिक्स करने का कोई तो तरीका हो कि आप टैक्स ले सको। तो वो इजी टू कंट्रोल हु लिव्स इन विलेज, फिक्स प्लेसेस में जो रहते हैं और जो विलेज में रहते हैं उनसे ही टैक्स इजीली हम उनसे ले सकते हैं। तो इसके बाद ये तो किया इन्होंने, फॉरेस्ट एक्ट तो लगा ही दिया, साथ में क्या किया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1857। ये उनके लिए बहुत जो सबसे बेकार हुआ ना एक्ट जो आया वो ये हुआ, क्योंकि उनको क्या कर दिया गया कि वो तो क्रिमिनल है भाई, वो एक जगह रहते नहीं है, किसी का उनको पता नहीं है, एक ठिकाना जो एक घर होता है, एक एड्रेस जो हम किसी को देते हैं वो तो उनके पास है नहीं, तो डेफिनेटली ये तो चोरी डकैती मारकाट यही करते होंगे, उनका सोचना ये था। और ये चीज लोगों के अंदर भी दिमाग में उन्होंने भर दी थी। इससे उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, देखिए, स्टेटेड क्रिमिनल बाय बर्थ, जो बर्थ बेचारा बच्चा जो है पैदा ही हुआ और उसको बचपन से पता है कि भाई हमारी जो कास्ट है उसको क्या कर दिया गया, क्रिमिनल बना दिया गया, क्रिमिनल बोल दिया गया, लिख दिया गया कि ये तो क्रिमिनल ही है। तो ये जो है ये टॉर्चर है ना एक तरीके का, वो जो ट्रॉमा बच्चा बचपन से जूझते जूझते बड़ा होगा, यंग होगा, यंग से वो उसकी भी फैमिली बनेगी, वो बूढ़ा होगा, तब से उसके दिमाग में वही चीजें घूम रही होंगी। स्टेटेड क्रिमिनल बाय बर्थ, नीड परमिशन टू मूव, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो मूव करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम देखिए फलाना जगह जा रहे हैं, हमको 6 महीने का चाहिए, और एक नोटिस होता है ना वो बनाना पड़ता है, तो उसमें साइन तो इनको कर नहीं सकता, अंगूठा लगा दो। अब उस पेपर में कुछ भी लिखा है इनके तो पता नहीं है, भाई पढ़े लिखे तो है नहीं, इतना समझ में आ नहीं रहा था, बस ये समझ में आ रहा था कि हमें बहुत अच्छे रिस्ट्रिक्शन के साथ अब हमें जो है बांध दिया गया है। कंटिन्यू वॉच ऑन दैम, कंटिन्यूसली वॉच रखते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो उन पे वॉच रखता था, कोई ना कोई वहां पे अगर वो जिस जगह ग्रेजिंग कराने जा रहे हैं, जिस फॉरेस्ट में जा रहे हैं, उसमें एक पैनल बना दिया गया था कि आप ध्यान रखोगे कितने घंटे के लिए गए, कितने घंटे के लिए आ रहे हैं। वो आपके जो बोलते हैं ना कि गेट होते हैं, जो गेट तो नहीं होते फॉरेस्ट में, बेसिकली वो एक होता है जिससे ना ये पता लग जाता है कौन अंदर गया है कौन नहीं गया, तो इन सब चीजों का वॉच रखा जाता था, जो वॉच टाइमिंग का, जैसे अपन कहीं ऑफिस में जाते हैं, साइन करते हैं और वापस निकलते हैं, साइन करते हैं ना, टाइम वगैरह पता रहता है, सेम वही चीज है। तो उन पे वॉच रखोगे, वो इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो कोई भी उस जगह पे जाना इग्नोर करेगा, जाना नहीं चाहेगा। तो ये शुरुआत थी जो उनको प्रॉब्लम जो है उनकी शुरू हुई थी, जो किसने की थी, ये ब्रिटिशर्स ने की थी। इंडिया वाले तो बेचारे फिर भी ठीक है, अब उनकी लाइफ है, अपन ये सोच रहे होंगे, शायद उस वक्त वो लोग ये सोच रहे होंगे इनकी लाइफ है, कैसे जीते हैं, अच्छा ही जी रहे होंगे। और ये एक बोलते ना, जैसे अपन 10 लोग रह रहे हैं घर में, तो 10 में से जो एक लोग है, एक भी आदमी है जो कहीं बाहर जाके काम करता होगा, उससे अटैचमेंट ज्यादा रहता है। तो वही चीज उस टाइम इंडिया वालों के साथ थी, मगर ये जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए वैसे वैसे चीजें चेंज होती गई।